हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है 11th स्टैंडर्ड में वो चल रहा है जीपी हम पढ़ रहे थे। और जीपी में भी हम एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.3 के पहले 17 क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज भी जो हम बात करने वाले हैं वो जनरल क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। यानी जीपी में हमने दो ही फॉर्मूले एक्चुअली में पढ़े हैं। द फर्स्ट हमारा जनरल टर्म का, यानी जब हम ए एन निकालते हैं दैट इज योर ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन होता है कि जो भी टर्म निकालनी होती है आर यानी कॉमन रेशियो की पावर उससे एक कम कर दो। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था एस एन का, यानी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। ये फॉर्मूला क्या था? ये हमने किया था कि फर्स्ट टर्म लाइक स्टार्ट 1 माइनस आर रेस्ट पावर एन, एन अगेन नंबर ऑफ टर्म्स, आर इज द कॉमन रेशियो, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड होल डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को हमने ऐसे भी लिखा था। ये किसके लिए था? जब आर जो है मेरा कॉमन रेशियो जो है जब 1 से छोटा होता है। ठीक है, और सेम एज इट इज एस एन हम लिखते हैं ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन होल डिवाइड बाय आर माइनस वन। ये किसके लिए था? जब आर की वैल्यू मेरी क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जनरली ठीक है एक स्टेप बच जाता है हमारा। r इक्वल टू 1 के लिए मैंने बताया था कि क्या होता है तो सिंपली जस्ट टर्म्स को मुझे ऐड करना होता है n इंटू जितनी भी टर्म्स है उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला व्हेन r इज इक्वल टू 1 बता ही देता हूँ। चलो एक बार फिर से, r इक्वल टू 1 जब होगा तो sn क्या हो जाएगा? दैट सिंपली n इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, मीन्स मेरी हर एक टर्म जो होगी उस जीपी की सेम होगी। दैट्स ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। मुझे सीक्वेंस गिवन है 8, 88, देन 888 एंड शॉन। ये मुझे एक सीक्वेंस गिवन है और मुझे सीक्वेंस का क्या निकालना है? सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म। इट मीन सिंपली मैं बोलूं तो इस सीक्वेंस के लिए मुझे क्या करना है? एस एन निकालना है, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है मुझे। ठीक है, तो क्या ये जीपी है? ठीक है, इसने सीक्वेंस बोला। अगर ये जीपी होते तो जनरली जीपी बोलता, बट सीक्वेंस बोलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं चेक करके देख सकता था कि ये जीपी है कि नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको यहीं से दिख रहा होगा कि ये जीपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, अगर मैं 88 को 8 से डिवाइड करता हूँ, यानी दिस इज योर फर्स्ट टर्म मैं लूंगा, ये मेरी सेकंड टर्म होगी। इन दोनों का अगर रेशियो में निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 88 डिवाइड बाई 8 मीन्स दैट इज सिंपली 11। ठीक है, लेकिन थर्ड और सेकंड टर्म का जब मैं रेशियो निकालूंगा, मैं 888 को जब डिवाइड करूंगा 88 से, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब 11 तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स ये मेरी जीपी तो नहीं है। ठीक है, अगर ये जीपी नहीं है तो क्या किया जाए? ठीक है, तो देखते हैं क्या किया जाए। इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिले, आपके एनसीईआरटी में दो ही है, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है जहां पे 8 की जगह 7, यानी ये पैटर्न कुछ भी फॉलो कर सकता है। मींस 8 की जगह वो 9 9 9 लिख के दे देगा सिर्फ। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाए, या फिर वो 7 कर दे, 5 कर दे, 3 कर दे, कुछ भी कर सकता है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, उनको करने का सिंपल एक ही मेथड होगा मेरे पास। ठीक है, क्या मेथड होगा? देखो, मुझे निकालना है इनका सम, और सम ऑफ n टर्म्स, मैंने बताया ना n टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, इस सीक्वेंस को मैं Sn लिखता हूं, सम ऑफ n टर्म को मैं Sn से डिनोट करता हूं। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अब सिंपली ऐड करना तो सबको आता है, मैं इसको सिंपली लिख दूंगा 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस एंड शो ऑन। कहां तक? अप टू n टर्म्स। मैंने अप टू n टर्म्स ही क्यों लिखा? क्योंकि मुझे सम n टर्म्स का चाहिए, तो ये n टर्म्स तक ही मैं लिखूंगा। मुझे 10 बोलता तो मैं 10 टर्म्स लिख लेता। 10 टर्म लिखना आसान है, तो मैं लिख भी सकता था कि लास्ट टर्म मेरी क्या पॉसिबल है। ठीक है, बट ये मैंने बोल दिया अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब ये जीपी तो नहीं है, ना ही ये एपी है। हमने दो ही चीजें पढ़ी है, या तो मेरी जीपी होनी चाहिए या मेरी एपी होनी चाहिए, दोनों ही नहीं है। तो क्या करें? अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, ये जो सारी टर्म्स हैं सब में 8 8 8 फॉलो हो रहा है। इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर एक टर्म 8 से, यानी 8 का मल्टीपल बोल सकते हो, हर टर्म 8 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या किया, तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें जो ये स्टेप इसमें मैं फॉलो कर रहा हूं, वही स्टेप बाकी सभी क्वेश्चंस में करना है। यहां सिंपली मैं सबसे पहला काम करूंगा, 8 में यहां से लूंगा कॉमन। अगर मैं 8 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 8 में से 8 ही निकाल दिया, क्या बचा? 1। 88 में से 8 निकाला, मतलब 88 को 8 से डिवाइड किया, मेरे पास बचेगा 11 प्लस 888 में से 8 निकालोगे, यानी 8 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 1 1 1 प्लस एंड शो ऑन। ऐसे ही मतलब
ये 8 का सीक्वेंस है, ये 1 का सीक्वेंस बन जाएगा मेरा, और कहाँ तक जाएगा, फिर से अप टू n टर्म्स तक ही जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, क्या अभी ये जीपी बनी? अभी भी जीपी तो नहीं बनी है, ठीक है, लेकिन ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। अगर आपको 7 7 7 गिवन होता तो मैं 7 को बाहर निकाल लेता, ठीक है। 9 वाला सीक्वेंस होता तो आसान हो जाता मेरे लिए, ठीक है। क्यों हो जाता उसका मैं रीजन आगे दूंगा। यहाँ पे 7 8 6 5 4 3 कुछ भी गिवन होता तो पहला स्टेप वही होता है कि सबको ऐसे लिखो, फिर जो टर्म है मतलब 8 8 दिख रहा है तो 8 को बाहर निकाल लो, 8 कॉमन निकाल लो, फिर ये बचेगा। इसके बाद देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप मैं ये कर सकता हूँ, 8 को मैंने एज इट इज रखा 8 को मैंने क्या किया, एज इट इज रखा, और मैं क्या करूंगा इसको, इस पूरे सीक्वेंस को, ये जो मेरा सीक्वेंस है जिसका मुझे सम निकालना है, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड कर दूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अब 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करने से क्या होगा, इस 9 को मैं लेके जाऊंगा अंदर। देखो यहां मैं 9/9 लिख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मुझे इसको कुछ ऐसे पैटर्न में क्या करना है, बनाना है, ऐसा पैटर्न बनाना है इसका, या तो ये मेरा जीपी बन जाए या मेरा एपी बन जाए। एपी और जीपी का सम मुझे निकालना आता है तो आसान हो जाता है, इसलिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने 8 को बाहर निकाला, दूसरा स्टेप मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया। अब उससे क्या होगा, इस 9 को अंदर लेके जाओ तो ब्रैकेट के अंदर जब भी जाएगा तो हर एक टर्म से 9 मल्टीप्लाई होगा, तो दिस बिकम योर, ये बाहर 8/9 मेरा एज इट इज रह जाएगा, अंदर हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 को 11 से करोगे 99, 9 को 111 से करोगे तो 999, एंड नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी 9999 एंड ऐसे ही चलेगा, प्लस अप टू n टर्म्स अगेन। आई थिंक यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 8/9 मेरा एज इट इज, इस 9 को मैं लिख सकता हूं 10 - 1, ये सुनो 9 होता है 10 - 1 सबको पता है। 99 क्या होता है भाई, तो 99 हम बोलेंगे 99 होता है 100 - 1, यस। और 100 को मैं लिख सकता हूं प्लस का साइन 10 स्क्वायर - 1, 100 क्या होता है मेरा 10 का स्क्वायर ही होता है। सिंपली 999 को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज 1000 - 1, और वी कैन से 1000 क्या होता है 10 raised to power 3 - 1, सेम एज इट इज दिस बिकम योर 10 raised to power 4 - 1 अप टू n टर्म्स। आई थिंक यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बहुत छोटी चीज बची है सॉरी, ये 8/9 मेरा एज इट इज। अब देखो -1 -1 -1 एंड -1 ये कितने टाइम्स होंगे, n टर्म्स है। हर टर्म में देखो फर्स्ट टर्म ये थी, इसको मैंने ऐसे बनाया तो एक टर्म में एक बार आया, 2 टर्म हुई तो 2 बार आ गया, ठीक है। 3 होगी, 3 टर्म्स हो जाएगी तो 3 बार आ जाएगा, n टर्म्स होगी तो n टाइम्स। और -1 को अगर मैं n टाइम ऐड करूंगा तो क्या होगा, -1 को n टाइम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज -1 × n। तो इसको मैं आगे लिख देता हूं -1 × n, तो ये हो गया मेरा। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी, ये -1 वाला पोर्शन मैंने ऐड कर दिया क्योंकि हर टर्म में मेरे पास -1 है, और कितनी बार है ये n टाइम्स है, तो n टाइम -1 को ऐड करोगे तो n × -1। सिंपली 2 को मैं 5 टाइम ऐड करूंगा तो क्या 2 5 जा 10, दैट्स इट। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगा दिया। अब ये जो बचा मेरा 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 raised to power 4, ये क्या है भाई, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो मेरी एक जीपी बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 करो यू गेट 10, 10 क्यूब डिवाइड बाय 10 स्क्वायर करो यू गेट अगेन 10, ठीक है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, एक बार चलो मैं नीचे लिख देता हूं, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 raised to power 4 एंड शोन अप टू n टर्म्स। दिस इज योर जीपी, ये मेरी क्या है, जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 10, ठीक है। जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, a इज 10, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 10 है। r क्या होगा 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 यानी सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो यू गेट अगेन 10, ठीक है। जीपी बन रही पूरी पूरी, किसी भी टर्म को 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो निकाल लो यू गेट द सेम, इट मींस r इज 10। तो इस जीपी का सम निकालना तो मुझे आता है, यस, तो निकाल लो बस। तो दिस इज योर 8/9 into -1 × n, that is -n प्लस Sn का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कि जब r 1 से बड़ा होगा तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। a इज द फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज योर 10। r क्या है भाई, r इज कॉमन रेशियो, वो हमने देखा था, दैट इज 10 raised to power n, तो यहाँ पे तो n ही है, n टर्म का निकालना है, 10 raised to power
एंड माइनस का 1 एज इट इज, डिवाइड बाय r माइनस 1। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। बस इसको सॉल्व कर दो, यू गेट योर आंसर। तो दिस इज योर 8/9 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस n 10, नीचे क्या होगा 10 माइनस 1 मीन्स 9, तो 10/9 प्लस 10/9। 10 रेज़ टू पावर n को मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो इसको मैं लिख देता हूँ एज इट इज। ठीक है, इसको चाहो तो अंदर ले जाओ, चाहे इसको ऐसे छोड़ दो, या आपके आंसर में ये माइनस n जो है पीछे मिलेगा, तो दैट्स योर चॉइस। तो आपको जैसे करना है आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें की हमने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो भी आपको गिवन हो, जैसे 8 गिवन है, 7 7 6 6 कुछ भी गिवन हो सकता है, उसी टर्म को सबसे पहले कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद मुझे क्या करना है, उसी नंबर से नहीं, 9 से हमेशा 9 से मल्टीप्लाई 9 से ही डिवाइड करना है। क्यों करना है, ताकि मेरा इस टाइप का पैटर्न बने जिससे मेरी जीपी बन जाए। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, एक 9 को अंदर ले जाओ, उसको जो 9099 जो भी बनेगा आपका, उसको क्या करोगे आप 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 की फॉर्म में तोड़ दोगे। ठीक है, अब ये -1 वाले टर्म को तो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो, और ये जो पैटर्न बचेगा इसके लिए फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक तरीका ये हो गया कि मैं 8 की जगह 7 दे दूं, 6 दे दूं या 5 दे दूं। दूसरा तरीका, अप टू n टर्म्स की बजाय यहाँ पे अप टू 10 टर्म्स, 15 टर्म्स, 20, 55 टर्म्स, ऐसे कुछ चेंज हो सकते हैं। तो वो आई थिंक मैटर नहीं करेगा, जहां जहां n लिखा है वहां वहां वो n की वैल्यू पुट कर दो, यानी n इक्वल टू 50 है तो 50, 10 है तो 10, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक आसान था। क्वेश्चन नंबर 18 था मेरा, आगे बढ़ते हैं 19। क्या बोला इसने, देखो, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द सम मुझे निकालना है किसका, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। दो सीक्वेंस मुझे गिवन है, ये और ये। ठीक है, ये सीक्वेंस गिवन है मुझे। ठीक है, और इन दोनों के सीक्वेंस का क्या करना है, सम निकालना है। लेकिन किसका, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स मतलब सीधी सी बात है कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, और क्या, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने बोला है कि मेरे पास दो सीक्वेंस है। ठीक है, इन दो सीक्वेंस में क्या करना है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को पहले तो करो मल्टीप्लाई, यानी इनका प्रोडक्ट निकालो, और फिर उनका सम निकालो। ठीक है, तो ये दो सीक्वेंस है मेरे पास, इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स मतलब फर्स्ट का फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट निकालो, सेकंड का सेकंड के साथ। तो फर्स्ट को अगर मैं फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दूं, 128 इंटू 2 यू गेट 256, 32 4 जा, ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128, 8 8 जा दैट इज 64, 16 2 जा दैट इज 32, 32 इंटू हाफ करोगे तो हाफ ऑफ 32 इज 16। ठीक है, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इसकी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, फिफ्थ को फिफ्थ टर्म से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट मिला वो ये है मेरे पास। तो अब मुझे प्रोडक्ट तो मिल गया उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का, मुझे इनका सम चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्टीमेटली ये चाहिए, s इज इक्वल टू 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 एंड प्लस 16, मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है, सिंपली अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे क्या मिलती है, एक जीपी मिल रही। अब आप चाहो तो इसको, इस सम को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, कि दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128 प्लस 256। क्या इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस है? मुझे अल्टीमेटली इनका जो प्रोडक्ट था उनका सम निकालना है। तो मैं 256 में 120 ऐड कर दूं या 128 में 256 ऐड कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली रिजल्ट मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसलिए किया कि देखो ये मेरी जीपी बन रही है, तो जीपी, ये भी जीपी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरी बड़ी है, सेकंड टर्म छोटी है। इसका मतलब जो आपको आर मिलने वाला है वो फ्रैक्शन में मिलेगा। तो मे भी आप, वैसे तो ज़्यादा दिक्कत वाले हाफ होगा, कर सकते हो इससे भी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट आई थिंक ये ज़्यादा ठीक रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे टोटल टर्म है मेरे पास 5, तो मुझे यहाँ से S5 निकालना है इस जीपी के लिए। लेकिन इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 16। मैं अगर सेकंड टर्म की बात करूं दैट इज योर 32, और तो मैं आर की बात करूं यानी कॉमन रेशियो की बात करूं तो दैट बिकम योर 32 डिवाइड बाय 16 मीन दैट इज इक्वल टू 2।
आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकाल सकते हैं, वो तो हम सबको पता है, पहले से पता है। तो आर मिल गया 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म मिल गई 16, ये भी छोटी टर्म हो गई। टोटल टर्म्स मेरे पास 5 है। तो अब मैं निकाल लेता हूँ S5 इस जीपी के लिए। तो S5 इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला मेरे पास वही है, A बैक स्टार्ट आर रेज टू पावर, आर मेरा 1 से बड़ा है तो मैं आगे ले लेता हूँ, आर रेज टू पावर n माइनस 1 होल डिवाइड बाय आर माइनस 1। सॉरी मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया पहले ही, तो नो प्रॉब्लम, मैं n के लिए एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे कर दो वैल्यूज पुट। तो मुझे निकालना है S5। फर्स्ट टर्म इज 16, r raised to power n, r is 2 and raised to power n means 5 and minus 1 whole divided by 2 minus 1, ठीक है। तो आई थिंक मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई। 2 raised to power 5 क्या होता है, तो 16 एज इट इज, 2 raised to power 5 होता है 32 माइनस का 1 होल डिवाइड बाय 2 माइनस 1 इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है। 32 माइनस 1 दैट इज 31 एंड 31 इंटू 16, 16 1 जा 16 कैरी 1, 16 3 जा 48 plus 1 49, तो 496 is your answer for this. It means sum of the product of the two sequence, product of corresponding terms of the sequence is 496. That's your answer. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब सेम एज इट इज 20 गिवन है, तो कर सकते हो, मैं जैसे बता देता हूँ। अब उसमें आपको क्या गिवन है, चलो बता देता हूँ। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ अभी। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब मुझे दो सीक्वेंस कैसे कैसे गिवन है। द फर्स्ट गिवन है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड द सेकंड वन इज ए आर स्क्वायर, मीन्स ये कैपिटल है वो स्मॉल लेटर्स में है। दैट्स इट, दैट्स द डिफरेंस ऑफ, ठीक है, दोनों सीक्वेंस में ये डिफरेंस है मेरा। फॉर्म ए जीपी, find the common ratios, show that the product of the corresponding terms of the sequence this and this form a GP and find the common ratio। इसने क्या बोला कि मुझे पहले प्रूव करना है कि ये दोनों जो सीक्वेंस है, ठीक है, इनकी अगर मैं corresponding terms का प्रोडक्ट निकालता हूं तो उससे भी क्या बनती है, एक जीपी ही बनती है। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो सेम एज इट इज जैसे हमने लास्ट किया था वैसे ही मुझे ये करना है, ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जीपी कैसे बता सकते हैं, जैसे एपी बताते थे, एपी में 3 कॉमन डिफरेंस निकाल लो, यहाँ 3 कॉमन रेशियो चेक कर लो सेम है कि नहीं है। तो सिंपली प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा, दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट। द फर्स्ट वन इज ए एंड कैपिटल ए, सेकंड बनेगा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर। द नेक्स्ट वन इज क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होती, इसके लिए होती मेरी ए आर क्यूब, इसके लिए होती मेरी ए आर क्यूब कैपिटल में बस, ठीक है, एंड सो ऑन। इसका भी निकाल लेते हैं, तो दिस बिकम अगेन ए आर क्यूब इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। ये कुछ ऐसे ही बनता मेरा। तो फर्स्ट तो मुझे बताना है, प्रूव करना है क्या ये जीपी ही है। चेक इट, मेरे पास फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो मैं आर कॉमन रेशियोज निकालता हूँ। R1 निकालूं तो क्या हो जाएगा, A2 डिवाइड बाई A1। तो A2 क्या है, दैट इज योर सेकंड टर्म, तो AR होल डिवाइड बाई दिस इज योर A इंटू A। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट स्मॉल r इंटू कैपिटल R। सेकेंड R2 निकालता हूं, यानी इसका और इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, तो अगेन A इंटू आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय A इंटू आर, यानी A3 डिवाइड बाय A2 मैंने किया। अगेन दिस कैंसिल आउट, R से पावर गया, R से फिर पावर गया, क्या बचेगा R। सेम एज इट इज आप R3 निकाल सकते हो। आई थिंक इन दोनों को डिवाइड करो, देखो R की पावर एक बड़ी है तो अगेन मुझे वही मिलेगा RR। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस सीक्वेंस, दिस रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी, ये मेरा जीपी में है, एंड द कॉमन रेशियो इज दिस स्मॉल r एंड कैपिटल R, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल r एंड कैपिटल R, दैट इज द कॉमन रेशियो फॉर दिस वन। ठीक है, इजी। नेक्स्ट देखिए, चलो 21st क्या बोला 21st ने, फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग ए सिमेट्रिक प्रोग्रेशन। मुझे 4 नंबर निकालने हैं जो कि क्या बनाएंगे, जीपी बनाएंगे। भाई क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं। एंड फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is
अब इसने बोला कि थर्ड टर्म, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मुझे 4 टर्म निकालनी है, ठीक है। उसमें से इसने क्या कंडीशन दे दी कि थर्ड टर्म, जो मेरी थर्ड टर्म है मीन्स A3 इज मतलब इक्वल टू, ये मैं बताता हूँ कि स्टेटमेंट जब भी पढ़ो मैथमेटिक्स में सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब मिले आपको इंग्लिश वाली उसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो। तो इसने बोला थर्ड टर्म इज मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, पहली टर्म से कितनी 9 ज्यादा है, ठीक है, हो गया। तो फर्स्ट लाइन से मेरी स्टेटमेंट बन गई। फिर इसने क्या बोला, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18, एंड द सेकेंड टर्म मीन्स A2 इज मतलब इक्वल टू, A2 is greater than फोर्थ बाय 18, फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म मुझे निकालने इस CP की, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मुझे गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं अज्यूम करूं यहां पे कि लेट द टर्म्स, ये मैंने कंडीशन लिखी थी, लेट the terms of the GP, let 4 terms of the GP, first 4 terms of the GP are, क्या होगी मेरी पहली 4 टर्म भाई, ठीक है। द फर्स्ट AR स्क्वायर एंड AR क्यूब, यही पहले 4 टर्म्स होती हैं। ये मैंने पहली 4 टर्म्स ले ली GP की, ठीक है। ये लेने के बाद कंडीशंस मैंने पढ़ ली कि थर्ड टर्म जो है फर्स्ट से 9 ज़्यादा है, सेकंड टर्म जो है फोर्थ से 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, व्हाट इज योर थर्ड टर्म हियर, दैट्स सिंपली जी, आई थिंक ये तो पता होगा कि हम GP में ऐसे ही एज्यूम करते हैं टर्म्स को, AR स्क्वायर एंड AR क्यूब, ठीक है। अब कुछ बच्चों को याद होगा कि पीछे मैंने करवाया था कि हम ऐसे भी लेते हैं कि A/R ले लेते हैं, ठीक है, देन A ले लेते हैं एंड देन AR ले लेते हैं, ऐसी टर्म्स ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो कब अप्लीकेबल होता है, ये बेटर रहता है जब मुझे प्रोडक्ट की बात की होती है GP में, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट से R कैंसिल आउट होता है, डायरेक्टली मुझे एक ही वैल्यू मिल जाती है। तो जब किसी GP के प्रोडक्ट की बात हो रही हो तो हम टर्म्स को ऐसे लेते हैं, सेम एज इट इज। जैसे AP में हम क्या लेते थे, हम लेते थे कि A माइनस D A एंड A+D, ये टर्म्स हम लेते थे। कब लेते थे, ठीक है, जब उनके सम की बात होती थी। जनरली हमें AP में सम के ही क्वेश्चंस मिलते थे, प्रोडक्ट की बात नहीं होती थी, ठीक है। जहां पे सम की बात होगी तो ऐसे टर्म्स लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये D से D कैंसिल आउट हो जाता है, तो उस वजह से हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाता है, एक ही डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है, तो आसान हो जाती है चीजें, ठीक है। बाकी मानने को तो हम A+D A+2D ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट चीजों को आसान करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ऐसा लोगे तो ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बेटर है आप ऐसे लो, ठीक है। सॉल्व करें इसको। तो फर्स्ट कंडीशन ये है मेरे पास, तो A3 क्या है, AR स्क्वायर ही होता है, मुझे पता है AR स्क्वायर इज इक्वल टू A1 मीन्स A ही होता है प्लस 9, ठीक है भाई। अब A को चाहो तो इधर ले आऊं, तो मैं AR स्क्वायर को एज इट इज रखता हूं, माइनस A होल इक्वल टू मेरा रहेगा 9। यहाँ से मैंने A को कॉमन लिया तो मेरे पास बच गया R स्क्वायर माइनस 1 होल इक्वल टू 9। इसको मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी मुझे सिंपल इक्वेशन तो नहीं बनी, लेकिन जो बना उसको मैंने बना लिया और एज इट इज रख लिया। अब बात करते हैं इसके साथ A2 का मतलब होता है AR, और जैसे हमने अज्यूम भी किया, ठीक है, इज इक्वल टू A4 का मतलब AR क्यूब एंड प्लस 18 मेरा एज इट इज। फिर से मैं A वाले टर्म्स को एक तरफ करता हूं, तो यहां से मुझे मिलेगा AR माइनस AR क्यूब होल इक्वल टू 18, ठीक है। अब यहां से देखो, या तो मैं AR को कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, लेकिन मेरे लिए बेटर क्या रहेगा कि मैं माइनस AR कॉमन लेता हूं। ऐसा क्यों, ये कॉमन लेने के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। मान लो मैंने माइनस AR कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, AR तो बाहर आ गया, माइनस है तो साइन चेंज हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस बाहर आ गया, ये हो गया प्लस, A बाहर आ चुका है, R बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 18। क्या मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूं कि AR मेरा एज इट इज माइनस AR, और इसको मैं R स्क्वायर को पहले लिख देता हूं और माइनस 1 को बाद में लिखता हूं होल इक्वल टू 18। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी। दिस इज R स्क्वायर माइनस 1, दिस इज ऑल्सो R स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेता तो ये 1 माइनस R स्क्वायर रह जाता, ठीक है। तो मुझे चीजों को सेम करना है। अब ये चीजें सेम हो चुकी हैं, अब क्या करो, किसी भी इक्वेशन को किसी से डिवाइड कर दो, यानी मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 से। 2 क्या है, ये 1 से डिवाइड करना मतलब इससे डिवाइड करता हूं, तो होल डिवाइड बाय मैं
आर स्क्वायर माइनस 1 होल इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 9। सॉल्व इट। इससे ये कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, मेरे पास हो जाए माइनस का आर इज इक्वल टू 9 टू जा 18 2। इट मीन्स आर इज इक्वल टू माइनस का 2। तो कॉमन रेशियो क्या मिल गया मुझे? माइनस का 2। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ए की वैल्यू भी चाहिए, सिर्फ आर से तो काम नहीं चलने वाला। तो किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें चाहे इसमें, आई थिंक ये आसान लग रही है, तो आर की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग आर इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो दिस बिकम योर ए। मुझे चाहिए आर की वैल्यू है -2, दिस इज होल स्क्वायर माइनस का 1 होल इक्वल टू 9। ए एज इट इज -2 स्क्वायर इज 4, 4 - 1 होल इक्वल टू 9। 4 - 3 दैट इज 3, 3 3 जा 9। इट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? 3। तो योर फर्स्ट टर्म इज 3, योर कॉमन रेशियो इज -2। तो आई थिंक इतनी चीज होने के बाद तो मैं जीपी में कुछ भी निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या माना था? फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। तो फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज 3। तो पहला आंसर मेरा आ गया कि पहली टर्म तो होगी 3। मुझे तो दूसरी भी निकालनी है। दूसरी क्या होगी? ए आर। ए मीन्स 3, आर मीन्स माइनस का 2, मल्टीप्लाई दैम 3 - 2 दैट इज माइनस का 6। देन ए आर स्क्वायर, तो ए क्या है? अगेन 3। आर स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 3 जा 12। तो नेक्स्ट टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज ए आर क्यूब। ए क्या है? 3 अगेन, -2 का क्यूब करोगे माइनस का 1, -8 × 3 दैट इज -24। तो ये हो गई मेरी ऑल द 4 टर्म्स ऑफ दिस जीपी, ये मुझे निकालना था। ठीक है, तो आई थिंक आसान है, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसने बोला है कि इफ द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ जीपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। इसने बोला कि एक जीपी है जिसकी पीथ टर्म जो है ए है, उसकी क्यूथ टर्म जो है वो बी है, और उसकी जो आर्थ टर्म है दैट इज योर सी। ये मुझे गिवन है। तो प्रूव करना है कि a रेज टू पावर q माइनस आर इंटू पी रेज टू पावर आर माइनस पी इंटू सी रेज टू पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? इसमें जीपी का सिर्फ ये यूज है कि इसने बोला कि पी क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ दिस जीपी इज दिस ए बी एंड सी। तो अगर मैं इस ए पी को लिखना चाहूँ तो मेरे पास, मुझे पता है कि किसी भी जीपी में मेरे पास फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का, दैट इज योर ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n - 1। ये वाला फॉर्मूला होता है। तो सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है बस इसके लिए। ठीक है, तो पी टर्म में क्या लिखूंगा मैं? दैट इज योर ए आर रेज टू पावर क्या आ जाएगा? p - 1। ये हुआ, जहां n था वहां मैंने p कर दिया, दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू मिल गई। सेम एज इट इज अगर मैं ये निकालूंगा तो दिस बिकम योर ए आर रेज टू पावर q - 1 दैट इज इक्वल टू b एंड द लास्ट वन इज ए आर रेज टू पावर। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आर्थ टर्म को, चलो मैं इसमें डॉट लगा लेता हूँ। ठीक है, या फिर इस कॉमन रेशियो में डॉट लगा लो, या किसी को एक कैपिटल आर ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इस कॉमन रेशियो को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा आर क्या है। ठीक है, क्योंकि आर लिखने का मेरा तरीका यही है, कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैंने एक कॉमन रेशियो क्या कर दिया? कैपिटल आर से डिनोट कर लिया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो ए आर रेज टू पावर दिस बिकम आर - 1 एंड दैट इज इक्वल टू सी। ये मुझे गिवन है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास गिवन क्या थी कि एक जीपी है जिसकी पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन वी हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी उससे मैंने ये निकाल लिया कि इसके अलावा कुछ कर सकता हूं मैं, यहाँ से ए आर या ए बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए बी सी की वैल्यू मुझे दिख रहा है, यही है भाई। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रख लेना, ये ए जो है, ठीक है, चलो ये तो उसकी जगह चलाई जाएगा, अपने आप डिफरेंशिएट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें अलग अलग है, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, ये ए दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज फॉर द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज, ये जो पीथ टर्म की बात कर रहा है वो मुझे गिवन है। ठीक है, इनको भी चाहो तो आप डैश लगा लो, चाहे डिफरेंशिएट कर लो अलग से। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो आपकी चॉइस है। या फिर इसको भी फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कर लो। ठीक है, अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। तो अब क्या करें ऐसे क्वेश्चंस में? सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और ये ए बी सी की वैल्यू एज इट इज पुट कर दो। जैसे पावर के इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिले, जब कोई टर्म्स मुझे गिवन हो उनकी पावर्स हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट मेरा, क्या कॉन्सेप्ट थे हमें पढ़ते थे कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स को ऐड कर दो। ठीक है,
बस उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इक्वेशन है। तो मैंने यहाँ से ले ली मेरी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, a रेज टू पावर q माइनस आर, ठीक है, b रेज टू पावर r माइनस पी एंड c रेज टू पावर p माइनस क्यू, ठीक है, ये मैंने ले ली, ठीक है। ये r लिखा हुआ है, ये आपकी चॉइस है, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। आ गया, अब एबीसी की वैल्यू जो निकाली पुट कर दो, तो दिस बिकम योर फर्स्ट वन इज दिस इज योर ए आर रेज टू पावर p माइनस वन, ठीक है। और इस a की वैल्यू ये है पूरी, तो इसके ऊपर पावर क्या है ये, तो ये पावर पूरी एज इट इज q माइनस आर इंटू b की वैल्यू ये है, तो ए आर रेज टू पावर q माइनस वन और होल रेज टू पावर क्या हो जाएगी r माइनस, क्योंकि b की वैल्यू ये है, b के ऊपर पावर तो एज इट इज, तो दैट इज योर r माइनस p एंड द लास्ट वन इज c इज ए आर रेज टू पावर r माइनस वन, तो ए आर रेज टू पावर r माइनस वन होल रेज टू पावर दिस बिकम योर p माइनस q, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस आगे कोई प्रॉब्लम। अब एक चीज़ मुझे पता है क्या, कि अब ये दो टर्म्स है, यानी मैं लिखता हूँ ए बी रेज टू पावर m, अगर मेरे पास होता तो मैं इसको a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं यहाँ पे अलग अलग करूँगा। तो यहाँ पे a रेज टू पावर क्या हो जाएगी q माइनस आर, r रेज टू पावर क्या हो जाएगा p माइनस वन, तो पहले से ही है, और होल रेज टू पावर इसकी पावर क्या हो जाएगी q माइनस आर। ये चीज़ समझ में आई आई थिंक। एक टर्म थी मेरे पास a की पावर मैंने ये कर दी, फिर दूसरी टर्म है r रेज टू पावर p माइनस वन, इसकी पावर हो जाएगी q माइनस आर। सिंपल, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे और यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो a रेज टू पावर r माइनस पी, r रेज टू पावर q माइनस वन होल रेज टू पावर r माइनस p, एंड द लास्ट वन इज अगेन a रेज टू पावर p माइनस q इंटू r रेज टू पावर r माइनस वन होल रेज टू पावर p माइनस q, ठीक है। बेस्ट अब कर सकते हो आप खुद से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कौन सा, कि अगर बेस सेम हो, सब मल्टी प्रोडक्ट में बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर क्या होती है ऐड। तो यहाँ पे एक ए का काम तो मैं खत्म कर देता हूँ, ए तीनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो क्या करते हैं पावर ऐड करते हो। तो ए रेज टू पावर क्या हो जाएगी q माइनस आर, प्लस में करोगे r माइनस पी, प्लस में करोगे p माइनस क्यू, हो गया। ए की पावर ये वाली यहाँ आ गई, ये वाली पावर ये रही, ये वाली पावर ये रही, बेस सेम था तो मैंने सबकी पावर को क्या कर दिया ऐड, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। ये करने के बाद अब बेस तो यहाँ भी सेम है, r, ये भी r, ये भी r, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी पावर्स को भी क्या कर दो ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये पावर के ऊपर पावर वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि a रेज टू पावर m रेज टू पावर अगर n हो तो मैं उसको a रेज टू पावर m इंटू n लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करो यहाँ पे। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा r रेज टू पावर, ठीक है, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम योर, इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी दिस इज योर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट साथ में लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, कर दिया, और बेस सेम हो तो पावर ऐड भी हो जाती है, प्लस इस r की पावर, इसके ऊपर पावर क्या q माइनस वन रेज टू पावर r माइनस पी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी q माइनस वन इंटू r माइनस पी, एंड द लास्ट वन इज दिस r रेज टू पावर r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है भाई, सिंपल है, समझ में आया। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड, तो अलग अलग r की पावर क्या कर दी मैंने ऐड कर दी। अब यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं, इस q से q कैंसिल आउट, प्लस माइनस है, r से r कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट, क्या बचा a रेज टू पावर 0 इंटू a रेज टू पावर 0 इंटू r रेज टू पावर क्या होगा देखो। तो पहले तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, तो मल्टीप्लाई करो, r तो एज इट इज रहेगा, बाकी सब है, p की q से करोगे दिस बिकम पी क्यू, p की करोगे r से दैट इज माइनस पी आर, माइनस वन की q से तो माइनस का q, माइनस वन इंटू माइनस आर दैट इज प्लस का r, समझ में आ गया। इन सब की मैंने मल्टीप्लाई कर दी दोनों ब्रैकेट्स की, प्लस एज इट इज। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, q की r से करो दैट इज यू गेट q r, ठीक है भाई। q की करोगे p से यू गेट माइनस का पी क्यू, माइनस वन की r से करो माइनस का r, माइनस वन इंटू माइनस पी दैट इज प्लस का p, लास्ट वन इज दिस प्लस, r की p से करोगे यू गेट पी आर, r की q से करोगे माइनस का क्यू आर,
-1 की p से करोगे माइनस का p एंड -1 टू q इज प्लस का q। ठीक है, a रेज टू पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 इंटू, अब r की पावर देखो क्या है, प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू कैंसिल आउट, माइनस का पी आर प्लस का पी आर ये भी कैंसिल आउट, माइनस का क्यू प्लस का क्यू ढूंढो लास्ट वन, सब कैंसिल आउट होगा। आर प्लस का है, आर ही माइनस का है, क्यू आर प्लस का है, क्यू आर माइनस का है, प्लस का पी है माइनस का पी है, सब कैंसिल आउट, क्या बचा आर रेज टू पावर 0, आर रेज टू पावर 0 मीन्स 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, ये आई थिंक मुझे प्रूव करना था, तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, दैट्स इट, सिंपल है, इजी है। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला, कि if the first and the nth term of a GP are A and B, क्वेश्चन नंबर 23 है ये। क्या बोला इसने कि भाई फर्स्ट टर्म जो है ना A1 जो है वो A ही है, A1 जो है A है, and nth term of GP is B, AN जो है वो गिवन है मुझे B। ठीक है, एक GP है जिसकी फर्स्ट टर्म A है और nth टर्म जो है वो B है रिस्पेक्टिवली, एंड P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और P जो है वो प्रोडक्ट है n टर्म्स का। P n टर्म का प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म n टू सेकेंड टर्म n टू थर्ड टर्म अप टू n टर्म तक की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो P मिलता है मुझे। ठीक है, तब इसने बोला है कि देन प्रूव दैट P स्क्वायर इज, तो मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट P स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर n होगा, ये मुझे प्रूव करना है। P स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर n होगा, ये मुझे प्रूव करना है। सिंपल है, तो कैसे करोगे ठीक है, जब मैंने बोल दिया कि P जो है वो ऐसे ये है और मुझे क्या करना है, P का इसका जो स्क्वायर होगा वो ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म ये है, nth टर्म जो है मेरी B है, तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो nth टर्म यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ ए आर, इम्प्लाइज दैट मैं इसको लिख सकता हूँ ए आर रेज टू पावर n-1 जो है मेरा B है, इसका कहने का मतलब ये है। तो देयरफॉर जीपी क्या होगी आपकी, तो जीपी मुझे सिंपल से दिख रहा है भाई कि जीपी क्या होगी, ए होगा देन ए आर स्क्वायर एंड शो ऑन अप टू ए आर रेज टू पावर n-1, दैट इज योर nth टर्म, और यहीं तक के प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो P मुझे ये गिवन है, जस्ट वैल्यूज पुट करो इसकी, तो मैंने देखा दिस इज योर A2 क्या होगा भाई, दैट इज सिंपली AR, A3 क्या होगा AR स्क्वायर, A4 क्या होगा AR क्यूब, और इन सब का प्रोडक्ट ही तो कर रहे हैं, डैश 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 अप टू AN मींस AR रेज टू पावर n-1 तक, इन सब का मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया, जो कि मेरा क्या है P है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है एंड। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे मेरे पास A है, A कितने टाइम्स है, n टर्म्स हैं तो n टाइम्स ही होगा, सीधी सी बात है, n टर्म्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हो। ठीक है, nth टर्म मेरी यही होती है, तो a कितने टाइम्स है n, यानी a के ऊपर पावर क्या है 1 2 3, और सिंपली सबके ऊपर पावर क्या है 1 है, सॉरी, तो इस p को मैं एज इट इज लिखता हूँ, a के ऊपर पावर क्या है मेरे पास यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, कितने टाइम्स है n टाइम्स है। इन सबको मुझे क्या करना है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड, यानी मैं सिंपली अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूँ 1 + 1 + 1 प्लस एंड शो ऑन अप टू हाउ मेनी टाइम्स, तो भाई a तो n टाइम्स है तो अप टू n टाइम्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात आती है r की। ठीक है, इनटू में r, अब r की पावर क्या है, r की पावर मैंने देखा पहले 1 है, नेक्स्ट पे 2 होगी, तो बेस सेम हो तो पावर इसकी भी ऐड होगी, देन 3 होगी, एंड अप टू ये कहाँ तक जा रहा है भाई, ये जा रहा है मेरा n-1 तक। r की पावर 1 से स्टार्ट हुई और जा रही है n-1 तक, तो ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, a बेस सेम हो पावर को ऐड करते हैं, तो a के ऊपर तो सबके ऊपर पावर 1 ही थी, तो मैंने 1 को कितने टाइम्स थी, लेकिन n टर्म्स थी तो n टाइम्स हो गया। r की पावर 1 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक जा रही है n-1 तक जा रही है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, अब a रेज टू पावर 1 को n टाइम्स ऐड करो, 1 को 5 टाइम ऐड करोगे तो 5 ही होगा, n टाइम करोगे तो n, तो इट मीन दिस बिकम a रेज टू पावर n, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनटू r रेज टू पावर, ये क्या है भाई, इसका सम कैसे निकालूं तो इसके लिए हमने किया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता था मेरे पास 1 + 2 + 3
अप टू अगर मैं n तक करता हूं तो दैट इज इक्वल टू होता है n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइड बाई 2। ये मेरा फॉर्मूला होता है अगर याद हो तो, ठीक है, नहीं याद हो तो अभी हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर के n टर्म तक की सम का फॉर्मूला होता है मेरे पास ये। मुझे क्या चाहिए, 1 से स्टार्ट हो रहे मेरे नंबर, बिल्कुल है, लेकिन n की बजाय n-1 तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। इसका मतलब जहां जहां n है वहां पे n-1 पुट कर दो तो आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो इट मीन्स n कहाँ कहाँ है, ये n है, इसकी जगह n-1 रख दिया, ये भी n है, दिस बिकम n-1 एंड +1 एज इट इज। इस n की जगह n-1 रखना है, ये +1 तो एज इट इज होल डिवाइड बाई 2। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला क्या बन गया, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो यही लगा दो भाई, तो दिस बिकम r रेज टू पावर n इंटू n-1 होल डिवाइड बाय 2। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2। ये चीज होने के बाद दैट इज योर p। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए p² इक्वल टू ए बी रेज टू पावर n, ठीक है। p² चाहिए, यहाँ पे क्या है p, तो एक काम और कर लूँ, मैं स्क्वायर कर लूँ दोनों तरफ, p² मिल जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड यू गेट है p², या फिर मैं यही कर लेता हूँ, ये हो जाएगा p² और ये हो जाएगा होल रेज टू पावर 2। अब पावर के ऊपर पावर हम जानते हैं कि क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस p² को मैं एज इट इज रखता हूँ 1 मिनट के लिए। इस 2 को जब अंदर लेके जाओगे, अब पावर 2 जो है a के ऊपर भी है और r के ऊपर भी है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ होगा तो क्या बन जाएगा, दिस बिकम a रेज टू पावर 2 इंटू n। मैं इसको एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, क्यों लिखता हूँ उसका आपको आगे पता लगेगा। लिखना चाहो 2n लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बट जस्ट मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए। तो 2a यहाँ क्या हो जाएगा, r रेज टू पावर, जब इससे 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, यू गेट r रेज टू पावर n इंटू n-1। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इस 2n को, जैसे मैंने पहले लिखा था कि मैं इसको 2 इंटू n लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a रेज टू पावर 2 यानी a² होल रेज टू पावर n इंटू, इसको मैं ऐसे लिखता हूं r रेज टू पावर n-1 होल रेज टू पावर n। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो भाई जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो मैं इनको अलग अलग भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने पावर के ऊपर पावर कर दी जो मल्टीप्लाई था। अब दोनों की पावर जब सेम हो, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि a रेज टू पावर m है और b रेज टू पावर m है, तो मैं इसको ab होल रेज टू पावर m भी लिख सकता हूँ, लिख दो। तो दिस बिकम योर a² इंटू नीचे r रेज टू पावर n-1, दोनों की पावर कॉमन है, वो लिख दी मैंने n। समझ में आ गया इतना, ठीक है, आ गया तो बस काम हो गया। a² को मैं लिख देता हूँ a इंटू a r रेज टू पावर n-1 होल रेज टू पावर n। ऐसा मैंने क्यों किया, ये इसलिए किया कि मुझे प्रूव करना है a b रेज टू पावर n। तो मेरे पास a तो है, b कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देखो b क्या है, a r रेज टू पावर n-1, तो इसको लिख दो a r रेज टू पावर n-1 को b। तो दिस बिकम योर a b होल रेज टू पावर n। आई थिंक यही मुझे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। That's your question number 23. देखो नेक्स्ट क्या बोला 24th ने, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए जीपी। मुझे क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है कि भाई द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ ए जीपी, यानी Sn अगर मैं निकालूं किसी जीपी का, ठीक है, फर्स्ट n टर्म, उसका रेशियो किसके साथ, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1, यानी nth टर्म तक का सम तो मैंने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या आएगी, n+1 टर्म, यहां से लेकर के और मैं कहां तक, 2nth टर्म तक का सम जो निकालता हूं, इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा, इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1/r रेज टू पावर n। वो जो है 1 डिवाइड बाई r रेज टू पावर n के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। वो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई r रेज टू पावर n के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट n टर्म, तो लेट, चलो मैं जीपी अज्यूम कर लेता हूं पहले, तो लेट द जीपी क्या होगी मेरी, लेट बी दिस इज ar स्क्वायर एंड सो ऑन। अब एज इट इज एक बार हटा देता हूं इसको। nth टर्म क्या होगी, दैट इज योर ar रेज टू पावर n-1। n+1 क्या होगी, दैट इज सिंपली ar रेज टू पावर n।
2nth टर्म क्या होगी, तो सिंपली मैं बता सकता हूँ 2ar⁻²n-1, जो भी टर्म हो उससे एक कम करके लिख दो, ठीक है। तो ये मेरी इस टाइप की कुछ जीपी होगी, ठीक है। तो अब इसने किस किस का रेशियो निकालने के लिए बोला है, इसने बोला है कि पहली एन टर्म का रेशियो यानी इसका जो सम होगा Sn, इसका रेशियो किसके साथ, अगली एन टर्म जो होगी उसका सम के साथ बोला है, ठीक है। अगली एन टर्म का सम, ठीक है। तो सम ऑफ, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। या तो इसको लिखने का तरीका तो ये है कि या तो मैं इसको S2n - Sn कर दूं, यानी इन सब में से मैं ये वाला निकाल दूं तो ये बचेगा मेरा, ठीक है, यह होगा। या फिर सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये भी मेरा सम ऑफ एन टर्म ही है एक तरह से देखा जाए। अगर मैं इस जीपी को यहां से शुरू करता हूं, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, n+1 टर्म यही है ना, तो यहां से स्टार्ट करता तो ये भी तो एक जीपी है मेरी, और ये टर्म्स कितनी होंगी भाई, मैंने पहले बोला n टर्म तक, तो ये हो गया, n+1 से 2n तक जाओगे, यानी मैंने बोला पहली 10 टर्म, फिर 20 बोल दिया, 2n मीन्स 2 × 10 कर दिया मैंने, डबल कर दिया, तो मतलब ये भी n टर्म ही है मेरी, ये भी कितनी है, n टर्म्स ही है मेरी, और ये भी मेरी क्या है, n टर्म्स। तो अल्टीमेटली मुझे Sn का Sn के साथ निकालना है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मैं Sn डैश लिखा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है भाई, यहाँ फर्स्ट टर्म a है और यहाँ फर्स्ट टर्म ar⁻n है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर, ठीक है। तो सम ऑफ, या फिर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म डिवाइडेड बाय, मुझे रेशियो निकालना है सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम सम ऑफ n+1th टर्म टू 2nth टर्म। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। या फिर सिंपली इसको बोल दो Sn रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ Sn टर्म, एंड Sn डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ इस टर्म से लेकर के इस टर्म तक का सम ऑफ n+1th टर्म टू 2nth टर्म, ठीक है। अल्टीमेटली बोथ आर द सम ऑफ n टर्म्स, बट अब यहां पे देखो इस जीपी के अकॉर्डिंग मेरा कॉमन रेशियो तो आर ही रहेगा, यानी दोनों का कॉमन रेशियो तो सेम है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है, यहाँ फर्स्ट टर्म a है, इसकी ar⁻n है, तो बस फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है मेरे पास, फर्स्ट टर्म मींस a, बैक स्टार्ट। अब r⁻n करो या 1, सॉरी पहले r⁻n लिखूं -1 करूं या 1 - r⁻n लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होल डिवाइड बाय r-1, ठीक है। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मींस Sn का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, होल डिवाइड बाय, इसका रेशियो किसके साथ चाहिए, यहां से लेकर के इन एन टर्म्स के साथ चाहिए। तो अगेन योर नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, तो फर्स्ट टर्म क्या चेंज होगी, दैट इज योर ar⁻n, मेरी फर्स्ट टर्म है, इनटू कॉमन रेशियो इज r, नंबर ऑफ टर्म्स इज आल्सो n -1 होल डिवाइड बाय r-1। समझ में आ गया, ये आ गया तो फिर काम ही खत्म है। इससे ये कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, क्या बचा 1 डिवाइड बाय r⁻n, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। सिर्फ समझने वाली चीज़ क्या थी यहाँ पे, समझने वाली चीज़ यही थी कि बस मुझे ये देखना था। अब कुछ बच्चे जैसे मैंने पहले लिखा था वो ऐसे करने लग जाते हैं कि ये 2n है तो मैं S2n निकालते हैं, उसमें से Sn को माइनस कर देते हैं, ये सही है, गलत नहीं है, ठीक है, बट इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, ठीक है, मुझे आसान बनाना है। तो फर्स्ट एन टर्म का सम और उसके बाद की एन टर्म का सम, ठीक है, दोनों के सम का रेशियो मुझे निकालना था, तो आई थिंक दैट्स इट, ठीक है, निकालना हो या फिर प्रूव करना हो, एक ही बात हो गया। अब देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम क्लास में करेंगे वो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। आज हम जीपी से रिलेटेड यानी सम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 25 इज, क्या बोला इसने, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, इसने बोला है कि ए बी सी और डी जो है मेरे जीपी के अंदर है, ये क्या है जीपी में है, सॉरी, देन शो दैट, तो मुझे प्रूव करना है क्या, देन प्रूव दैट, यू श्योर दैट, एक ही बात है, a² प्लस b² प्लस c² इंटू b² प्लस c² प्लस t² इज इक्वल टू होगा ab प्लस bc प्लस cd होल स्क्वायर के इक्वल। ये प्रूव करना है भाई, ab bc प्लस cd होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव होगा, ये मुझे प्रूव करना है। अगर ये जीपी में है तो
ठीक है, ये जीपी में है, ये प्रूव करना है। तो कैसे किया जाए? सिंपल, ये जीपी में इससे मुझे क्या मिल सकता है, क्या रिजल्ट निकाल सकते हो? तो उससे मुझे ये मिल सकता है भाई कि अगर ये जीपी में है तो इनका जो कॉमन रेशियो होगा सेम होगा। इसका मतलब b डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई सी, ये होगा। क्या सुनो, यही हो सकता है। इससे क्या मिला? इससे ये मिला अगर मैं पहली दो टर्म्स को सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा b इंटू बी दैट इज योर बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू a इंटू सी, यानी बी स्क्वायर जो है ए सी के इक्वल होगा, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट मुझे ये मिल सकता है कि इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी डी। एंड द थर्ड रिजल्ट इज अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करता हूं तो b बाई ए इक्वल टू डी बाई सी, इट मीन्स बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ए डी। आई थिंक चीज समझ में आई। सिर्फ मैंने क्या किया, पहले दो को लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, b इंटू बी इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी ए सी। लास्ट टू को लिया, c इंटू सी इज सी स्क्वायर, b इंटू डी इज बी डी। फर्स्ट एंड लास्ट को लिया तो b की मल्टीप्लाई सी सी होगी दैट इज बी सी, a की मल्टीप्लाई डी सी होगी तो दैट इज योर ए डी। ठीक है, तो जो मुझे गिवन था उसका रिजल्ट मुझे ये मिल गया। अब मुझे प्रूव ये करना है, क्या करें? कोई एक साइड लेनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे ये साइड लेके करते हैं लेकिन उससे आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपको ऐसी चीज़ें मिले जहाँ पे आपको प्रूव करना हो तो कोशिश करो कि जो बड़ी चीज़ दिख रही है उसको छोटा करो, वो करना हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो बेटर है इसको लो। तो मैं यहाँ से लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, लेकिन हमेशा मेरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ये साइड ले ली, मुझे जाना यहाँ तक है। ठीक है, तो इस रास्ते का जाना ही नहीं है, मुझे यहाँ पहुँचना भी है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ये वाली एज इट इज। तो दिस बिकम योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं सबकी। ए स्क्वायर की बी स्क्वायर के साथ करोगे यू गेट योर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की सी के साथ करोगे दैट योर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर की फिर डी के साथ करोगे तो दैट बिकम ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर की सबके साथ करोगे दैट बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसको बी रेस्ट, चलो मैं इसको बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ही रहने देता हूँ। ठीक है, या फिर चाहो तो आप बी रेस्ट पावर 4 भी कर सकते हो। चलो कर लेते हैं। ठीक है, जनरली बच्चे ऐसे करेंगे तो इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, तो ताकि आपको चीज़ें जो आगे मैं समझाना चाहता हूँ वो चीज़ समझ में आए। तो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर तो दैट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर के डी के साथ करोगे तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दिस अगेन बिकम बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर के सी स्क्वायर के साथ करोगे दैट इज योर सी रेस्ट पावर 4 एंड द लास्ट वन इज सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये मुझे मिल गया मल्टीप्लाई करने के बाद। आगे क्या किया जाए? अब मेरे पास तीन वैल्यूज तो हैं, मैं पुट भी कर सकता हूँ, लेकिन किस वे से करूँ? मैं ए डी की जगह बी सी लिखूँ या बी सी की जगह ए डी लिखूँ, वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा यहाँ से। मैंने आपको बोला था ध्यान मुझे यहाँ रखना है। अगर मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? इसको खोलने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो क्या बनता है उसको देख लो। ठीक है, तो एक बार मैंने रफ वर्क में ये करके देख लिया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए बी स्क्वायर और वी कैन से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आई थिंक फॉर्मूला आता होगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है फॉर्मूला, याद होगा। बस यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ए स्क्वायर दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स दिस बिकम योर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू बी करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा दैट मीन्स ए बी स्क्वायर सी प्लस ट्वाइस ऑफ इन दोनों की करोगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर डी एंड द लास्ट वन इज सी डी और ए बी की करोगे दिस बिकम ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी। यानी ये रिजल्ट मुझे यहां से निकालना है और वी कैन से यहां से मुझे ये बनाना है। ठीक है, इस वे से चलोगे तो यहां से ये बन जाएगा, बट मेरे लिए आसान है यहां से यहां जाना। ठीक है, कैसे? देखो फर्स्ट मुझे चाहिए ए बी स्क्वायर, तो मेरे पास तो है, तो इसको मैंने लिख दिया एज इट इज ए बी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। सेकंड मुझे चाहिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मैंने ढूंढा बी स्क्वायर सी स्क्वायर है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो ये वाला भी मैंने एज इट इज लिख दिया। थर्ड मुझे चाहिए सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर मैंने ढूंढा, ये लास्ट वाला ये रहा भाई, तो प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर मैंने लिख दिया प्लस तीनों चीज़ें, फर्स्ट वाली तीनों चीज़ें मिल गई मुझे। अब मुझे ये चाहिए 2ab स्क्वायर सी ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर सी। तो अब ये चीज़ ढूंढो। देखो तीन टर्म वाली तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये।
कहीं पे भी 3 टर्म नहीं दिख रही है आपकी, ठीक है। लेकिन मैं अगर ध्यान से देखूं, मुझे बी स्क्वायर चाहिए, बी रेस्ट पावर 4 कहीं नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये जो बी रेस्ट पावर 4 है ना, इसको मैं बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए मैं पहले लिख रहा था इसको। तो बी स्क्वायर तो मुझे चाहिए, बिल्कुल सही, बी स्क्वायर तो मिल गया। और दूसरा बी स्क्वायर जो है, अगर उसकी जगह मुझे ए सी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि जो मुझे गिवन था वहां से मुझे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मिलता है। तो एक बी स्क्वायर रहेगा, एक बी स्क्वायर की जगह ए सी लिख दो, मेरा काम हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी मिल जाएगा, लिख दो भाई। तो दिस बिकम योर, इसको मैंने बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा, एक बी स्क्वायर एज इट इज लिखा, और एक बी स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए सी। तो दैट बिकम ए बी स्क्वायर सी। क्या ये चीज समझ में आई? आ गई? ये बी रेस्ट पावर 4 का काम भी हो गया खत्म। तो मुझे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर सी है मेरे पास, मुझे ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर सी चाहिए। तो दूसरा ए बी स्क्वायर सी कहाँ से मिलेगा, या इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, उस बात का हमें रिजल्ट चाहिए। तो अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो ये तो मैं इसका यूज तो हो चुका है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है मेरे पास। अभी तक मैंने यूज किया बी स्क्वायर को ए सी लिखा, क्या मैं ए सी को बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं इस ए स्क्वायर सी स्क्वायर को ध्यान से देखूँ तो मैं इसको ए सी इंटू ए सी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस ए सी की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इस ए सी को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ बी स्क्वायर से, तो देन यू गेट ए बी स्क्वायर सी। तो ये भी हो जाएगा मेरा ए बी स्क्वायर सी। क्या ये चीज़ समझ में आ गई भाई? ठीक है। पहले मैंने क्या किया, बी रेस्ट पावर 4 को बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा, इस बी स्क्वायर की जगह मैंने ए सी लिख दिया, बी स्क्वायर मेरा एज इट इज रहा। फिर मैं वापस गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर था मेरे पास, दोनों नहीं चाहिए, एक ए सी को मैंने ए सी लिखा और दूसरे ए सी को मैंने लिख दिया बी स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से मिल गया मुझे ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर सी। और इन दोनों को मैं ऐड करके लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर सी। तो मैं पहुँच गया यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे, ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर डी। इसका काम खत्म हो गया, इसका काम हो गया, ठीक है। ये भी मैं लिख चुका हूँ, मैं काट रहा हूँ, ठीक है, ताकि अब सी रेस्ट पावर 4 मैंने आपको बताया था, सी रेस्ट पावर 4 क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी है मेरे पास, ठीक है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस सी रेस्ट पावर 4 को मैं सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक सी स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ बी डी, क्या लिख देता हूँ, बी डी। तो ध्यान से देखो तो मुझे मिल जाएगा बी सी स्क्वायर डी, बी डी भी है सी स्क्वायर भी है, दिस बिकम योर प्लस बी सी स्क्वायर डी। मैंने इस सीक्वेंस में लिख दिया, ठीक है भाई, इसका काम हो गया खत्म। अब जैसे हमने लास्ट किया था वैसा ही कि बी डी है, बिल्कुल है, बी डी स्क्वायर ये रहा, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी इंटू बी डी। इस बी डी को क्या किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, सी स्क्वायर से। तो दिस बिकम योर बी सी स्क्वायर डी, बी सी स्क्वायर डी ये है, तो इस बी डी से ये हो जाएगा ट्वाइस। मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, आप एक स्टेप बढ़ा के कर लेना। हो गया काम खत्म। क्या बचा? ठीक है, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा भाई ये सब हो चुका है, मेरे पास बच गया ए डी सी स्क्वायर डी एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आई थिंक ये हो नहीं चुका है क्या, यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हम लिख चुके हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो बी स्क्वायर बी सी ये बचा है मेरे पास, सी है मेरे पास, ठीक है। सी डी उसको हम लिख चुके हैं, सॉरी ये हमने गलत काउंट किया था। तो मेरे पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। अब यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ, मुझे बनाना ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी। तो इस ए स्क्वायर डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ए डी इंटू ए डी लिख सकता हूँ, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस मुझे चाहिए ए बी सी डी, तो मैं इस किसी भी एक ए डी को मैंने बी सी, ए डी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, बी सी, जो मैंने स्टार्टिंग में रिजल्ट निकाला था, इसको रिप्लेस कर दो बी सी से। तो दिस बिकम योर ए बी सी डी, तो प्लस ए बी सी डी। सेम एज इट इज जो काम मैंने ए डी के साथ किया वही बी सी के साथ भी तो कर सकता हूँ। बी सी इंटू बी सी हो जाएगा, ये स्क्वायर है दोनों के ऊपर, एक बी सी को रिप्लेस किससे करेंगे, ए डी से। तो दिस अगेन बिकम ए बी सी डी, दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी। ये क्या बन गया, जो मेरा ये था, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज योर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर, हैंस दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है भाई, ठीक है। तो बस थोड़ा सा अगर फोकस रखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आसानी से चीज़ें मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो मेरे पास गिवन है उनका यूज होना चाहिए, तीनों का यूज हुआ, ठीक है। और मुझे कहाँ पहुँचना है वो ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। जब प्रूव करना, शो दैट वाली जो चीज़ें आती है वहाँ पे ये नहीं होता है कि मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना होता है कि काटते पीटते रहो, जो लिखता है लिखते रहो, नहीं, मुझे एक वे, एक रास्ता, एक मतलब
मेरा क्या होता है, टारगेट होता है, जहाँ मुझे पहुँचना होता है उसके हिसाब से मुझे चीज़ों को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। कल हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।